शुरू कर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तो कृष्णस्य समीपम ये हुआ हमारा लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह क्या हुआ? कृष्ण गस, समीप के अर्थ में उप उप उपसर्ग आया। ठीक है, उप उपसर्ग समीप के अर्थ में आया। तो समीप यहां पर इसीलिए इसको बोलते हैं नित्य समास। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अश्वपद विग्रह है। समीप से, समीप के लिए इसने उपशब्द का प्रयोग किया, मतलब अपने पद का प्रयोग नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी आगे हम तत्पुरुष समास वगैरह पढ़ेंगे, वो क्या होता है, वो अनित्य समास होते हैं। वो उसमें क्या होता है, स्वपद विग्रह होता है। कल मैंने बताया था स्वपद विग्रह, अस्वपद विग्रह, दो प्रकार के विग्रह होते हैं। तो ये जो है, एक तो लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह तो है ही। हाँ, और एग्जाम में आपसे लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह पे प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। इसीलिए मैंने चिरंतनी बुक का आपको पीडीएफ भेज दिया है, आप लोग वो पढ़ लीजिएगा। और मैं अभी उसको समझाऊंगा भी, ये थोड़ा सा अव्ययी भाव समास को मैं कर लूं, फिर उसका चिरंतनी बुक से उसको क्लियर करूंगा। तो कृष्ण गस उप, हाँ, समीप अर्थ में उपसर्ग आया। अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि से ये हुआ। और इसमें क्या हो गया, पूर्व निपात हो गया, मतलब पूर्व पूर्व प्रयोग हो गया उप का। तो क्या बन गया, उप कृष्ण गस, गस बना, उप पहले चले गया, गस का लोप हो गया। ठीक है, लोप होते ही अब हमारे पास में क्या है, उपकृष्ण। अब जो उपकृष्ण शब्द है, ये कैसा शब्द है, अदंत शब्द है, और अंत में है इसके। तो जो भी अदंत शब्द होगा उसको, एक सूत्र है, नाव्ययी भावात अथोमत्तु पंचम्या, पंचमी विभक्ति को छोड़ करके अदंत शब्द में अम आदेश हो जाता है। इसने कर दिया अम आदेश, तो क्या बन गया, उपकृष्णम। इसका उपकृष्णम बन जाएगा, अदंत है तो उपकृष्णम। लेकिन तृतीया विभक्ति में विकल्प रूप बनेंगे तो उपकृष्णम भी बनेगा, उपकृष्णेन भी बनेगा, राम राम शब्द की तरह चलेगा। और पंचमी में लेकिन उपकृष्णम नहीं बनेगा, पंचमी में क्या बनेगा, उपकृष्णात। ठीक है, बाकी वही सेम प्रोसेस है, उपकृष्णम। ठीक है, समीप के अर्थ में हुआ। अब देखिए हमारा सूत्र जो है ना, सूत्र को लेकर के चलते हुए चलेंगे। कहां गया, ये है सूत्र। देखिए, अव्यय अव्यय विभक्ति, विभक्ति अर्थ में आ गया हरऊ। सप्तमी विभक्ति अर्थ में अधि उपसर्ग आया, पहला हो गया सिद्ध, तो अधिहरि बना। विभक्ति अर्थ में होगा अधिहरि। समीप अर्थ में उपकृष्णम। समृद्धि अर्थ में देखते हैं, ऐसे ही एक एक अर्थ में हम लोग देखते हुए चलेंगे। ये 16 अर्थ में हम लोग 16 रूपों की सिद्धि करेंगे। ठीक है, तृतीया सप्तमी और बहुलम हो गया। अब देखिए समृद्धि अर्थ में तीसरा आया, समृद्धि अर्थ। समृद्धि अर्थ में क्या है, मद्रा नाम समृद्धि। मद्रा नाम समृद्धि मतलब मद्र देश के लोगों की समृद्धि। पहले के टाइम पे जैसे मद्र देश, आपने सुना होगा, महाभारत के टाइम पे एक मद्र नाम का देश था, जहां की राजकुमारी थी माद्री। माद्री का विवाह किसके साथ हुआ था, कोई बता सकता है? पांडु के साथ। हाँ, पांडु पांडु के की साथ। छोटी। पांडु के साथ। अभी आजकल महाभारत भी आ रहा है टीवी पे, तो जिसको ना पता हो वो महाभारत देखा करे। ठीक, लेकिन घर में महाभारत ना करे, देख करके घर में महाभारत मत करना, बस महाभारत देख सकते हो। ठीक, तो सुमद्रम, मद्र देश के लोगों की समृद्धि। अब यहीं पे भी, यहाँ पे भी देख सकते हो, समृद्धि अर्थ में कौन सा उपसर्ग आया, सु आया। तो मद्रा नाम समृद्धि, तो मद्रा नाम समृद्धि, इसका अलौकिक विग्रह क्या बनेगा, मद्र धन आम धन सु, या धन सु, धन लगाने की जरूरत नहीं भी है, ये बना। क्यों, आम क्यों आया, मद्रा नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अब इसका सु का पूर्व प्रयोग कर दो तो क्या बन जाएगा, सुमद्र। आम का लोप कर दिया, सुमद्र। अब ये भी अकारांत है,
तो अकारांत होते ही क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा सुमद्रम। अम आदेश हो जाएगा, सुमद्रम रूप बन जाएगा। महोदय समास चल रहा है कि शब्द रूप की सिद्धि? महोदय ये शिवेश पति त्रिपाठी जी, समास चल रहा है। समास में जो होता है ना, आपको ये लग रहा होगा शब्द रूप की सिद्धि है, परंतु ये शब्द रूप की सिद्धि नहीं है। समास में हमारे समस्त पदों जब बनते हैं, कोई भी शब्द जब बनता है ना, तो उसकी सिद्धि होती है। ठीक है, जैसे अब हमने मिला करके दो शब्दों का एक शब्द बनाया, अब एक शब्द बनने के बाद भी वो प्रातिपदिक हुआ, फिर उसकी संज्ञा करके फिर से उसका रूप बनाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए सुमद्रम बनता है। और ठीक, सुमद्रम बना, समृद्धि अर्थ में सुमद्रम, वृद्धि अर्थ में यवना नाम वृद्धि। वृद्धि मतलब बोलते हैं ये आपका समृद्धि का अभाव, यानी कि रिद्धि का अभाव, जैसे दुष्प्रभाव, मतलब नहीं बोलते यवन लोग हमारे ऊपर में क्या करते थे, आक्रमण करते थे, बहुत ज्यादा हमारा नाश करते थे, उसी को बोलते हैं वृद्धि। तो वृद्धि अर्थ में भी होता है, अव्ययी भाव समास होता है। उसमें कौन सा उपसर्ग आया, दुर। दुर, हाँ, यवनों की रिद्धि का अभाव, तो वही है इसमें, यवन धन आम धन दुर, धन दुर्नी, तो दुर पहले प्रयोग कर लो, तो दुर यवनम। रॉ को वही है, जल तुम्बी का न्याय, किसी ने पूछा था ना जल तुम्बी का न्याय महोदय क्या होता है, वो यही होता है। ये जो रॉ है ना, रॉ, इस रॉ को ऊपर रेफ बन गया, देखिए ये हाँ रॉ लिखेंगे आधा रॉ, तो ये ऊपर चले गया ऐसे, आधा चंद्रमा बन गया, तो वही है, इसे ही बोलते हैं जल तुम्बी का न्याय। दुर्यवन, दुर्यवन बन गया, ये भी अदंत है, तो अदंत होने पर क्या हो गया, इसका दुर्यवनम बन गया। ठीक, ऐसे ही दुर्यवनम, यवना नाम वृद्धि, फिर उसके बाद मक्षिका नाम अभावा, मक्षिका नाम अभावा निर्मक्षिकम, यहाँ पे बोलते हैं मक्खियों का अभाव। अब मक्खियों का अभाव क्या है, मतलब ऐसा कहने का मतलब है जहां पर कोई ना आता जाता, ऐसा। निर्मक्षिकम, निर्मक्षिक स्थान मतलब मक्खी भी नहीं जहां पे आती है, ऐसा ऐसा प्लेस जहां पर कोई डिस्टरबेंस ना हो, आप आराम से बैठो, कोई आने वा जाने वाला नहीं है। ठीक है, इसी बोलते हैं निर्मक्षिकम। तो मक्षिका नाम अभावो, अभाव अर्थ में कौन सा उपसर्ग आया, निर, निर आया। मक्षिका नाम, तो मक्षिक, निर मक्षिक, ऐसा बन गया। क का, क का क्या हो गया आपका, अ का, और अदंत है, तो इसीलिए इसका क्या बन जाएगा, निर्मक्षिकम। बिल्कुल वही है, सारा प्रयोग में वही करना है हमें, निर्मक्षिकम, मतलब सुनसान जहां कोई नहीं, कोई ना हो, सुनसान जगह। ऐसी अत्यय, अत्यय बोलते हैं नाश, विनाश के लिए, तो हिमस्य अत्ययो अति हिमम, हिम का अत्यय, बर्फ का नाश होना, उसे बोलते हैं अति हिमम। अति उपसर्ग आया, अत्यय अर्थ में अति उपसर्ग आया, अति हिम, अम है तो अति हिमम, बस। अनौचित्य, निद्रा संपत्ति न युज्यता, यही बोलते हैं। देखिए, अत्यय असंप्रति, असंप्रति अर्थ के लिए अति आया, अति उपसर्ग का विनाश अर्थ के लिए भी है, और आपका असंप्रति अर्थ के लिए भी है। जैसे सुबह सुबह क्या होता है, आप लोगों की माताश्री जगाती होंगी, माताश्री, जैसे अब मेरी माताश्री मुझे जगाती है, अब मैं सुबह बहुत आलस करता हूँ, आजकल तो ज्यादा आलस कर रहा हूँ, तो फिर मेरी मम्मी कहती है निद्रा संपत्ति ना युज्यते, मतलब अब सोने, इस समय निद्रा उचित नहीं है, उठ जाओ, ये सोने का समय नहीं है, अब इस समय निद्रा उचित नहीं है। तो इसमें अति उपसर्ग लगा, और क्या बन गया, अति निद्रा। निद्रा में आ है, नपुंसक लिंग होने के कारण यहां पर क्या हुआ, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक, इससे आ की जगह पर में क्या आदेश हो गया, अ आदेश हो गया,
तो क्या बन गया? अति निद्रव। और जब अति निद्रा बनेगा तो इसमें अम आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अति निद्रम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात? जी एकदम आ रही है। शब्द प्रादुर्भाव अर्थ। शब्द प्रादुर्भाव का मतलब क्या है कि उसका, जैसे मान लो किसी का नाम चलता है, जैसे बोलते हैं ना किसी का दबदबा चलता है, नाम का दबदबा है, तो वही है नाम का दबदबा, यानी कि शब्द का प्रादुर्भाव, हरि शब्द का प्रादुर्भाव, हरि शब्दस्य प्रकाश इति, हरि शब्द का प्रादुर्भाव, हरि शब्द का प्रकाश। तो यहाँ क्या है? प्रकाश अर्थ में वर्तमान इति शब्द का है, इति उपसर्ग आया, तो क्या बन गया? इति हरि। अब इसमें इति हरि ही बनेगा, क्यों? क्योंकि ये अदंत नहीं, जो अदंत नहीं है उसमें अम आदेश नहीं होगा, उसका रूप वही बनेगा, क्योंकि सुप आ जाएगा, सुप का लुक हो जाएगा, मतलब मान लो सु प्रत्यय आ गया, सु का लुक हो गया, लोप हो गया, इसमें विसर्ग भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, इसका ये जो है सिद्धि क्या होगी? इति हरि। जो अदंत होंगे, जिसके अंत में अ होगा, उसमें अम आदेश हो जाएगा, जैसे उपकृष्णम, दुर्यवनम, हाँ, फिर उसके बाद में अति हिमम, ये सारे के सारे सिद्धियों में अम आदेश होंगे, परंतु इति हरि यहां पर नहीं होगा, अधि हरि यहां भी नहीं होगा। आया समझ में? जी ये तो अव्यय का प्रकार है ना अभी गुरु जी? क्या क्या? ये अव्यय का प्रकार चल रहा है ना अभी? नहीं, अव्यय का प्रकार नहीं चल रहा, ये क्या है? 16 अर्थ बताए गए हैं, इन 16 अर्थ में अव्यय का प्रयोग करके हमारा अव्यय भाव समास होता है, तो शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में इति अव्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, इति अव्यय या उपसर्ग भी बोल सकते हैं, इति उपसर्ग का प्रयोग। ठीक है, जी जी पश्चात, पश्चात अर्थ में भी होता है, विष्णु हो पश्चात, अनु विष्णु, जैसे अभी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? अभिनंदन पश्चात, मतलब मैं मान लो मेरा छोटा भाई है, तो अनुजः, मम अनुजः, मतलब मेरे पश्चात चलता है, तो ऐसा बोल सकते हैं, अन्वाभिनंदनम, अन्वाभिनंदनम अनुजः चलति, मतलब अभिनंदन के पीछे अनुज चलता है, अनु उपसर्ग लगा देने से पीछे अर्थ हो जाता है, पीछे, पश्चात, बाद में, किसी भी शब्द के उसमें अनु लगा दिया तो पीछे अर्थ, तो वही चीज है, विष्णु हो पश्चात, अनु विष्णु, विष्णु के पीछे, यहां पर अनु का पूर्व प्रयोग हो गया, तो अनु विष्णु। अब ये उकारांत है, उ है अंत में, तो इसमें अम आदेश नहीं होगा, तो अनु विष्णु ही रूप रहेगा। ठीक है, अब यथा शब्द के 4 अर्थ होते हैं। यथा शब्द जब हम बोलते हैं ना, यथा, यथा, जैसे बोलते हैं किसी भी चीज का प्रयोग करते हैं तब क्या बोलते हैं? यथा, उदाहरण के लिए यथा का प्रयोग करते हैं, तो यथा के 4 अर्थ होते हैं। कौन कौन से अर्थ होते हैं? पहला होता है योग्यता, दूसरा होता है विप्सा, विप्सा कहते हैं बार बार होना, किसी चीज का बार बार होना, उसको बोलते हैं विप्सा। महोदय जी आपकी वॉइस नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है, आ रही है। आ रही है, मेरे हिसाब से आवाज आ रही होगी, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है डिस्टरबेंस मुझे। ईयरफोन में समस्या होगी। फिर इसके बाद में आता है पदार्थ का अतिक्रमण ना होना, पदार्थ का अतिक्रमण ना होना, एक तो ये अर्थ हुआ, और चौथा अर्थ हुआ सादृश्य, मतलब समान। ये 4 अर्थों में क्या होता है आपका यथा शब्द का प्रयोग। जैसे योग्यता, पहला आया योग्यता, तो रूपस्य योग्यम, हम लोग भी जैसे अब मान लो मेरा चल रहा है, अब देखो आप लोगों के बोलता हूं, जैसे अब मैं हूं, मैं करना चाहता हूं, वॉइस नहीं आ रही है महोदय जी, क्या वॉइस की प्रॉब्लम है क्या सबको? नो महोदय हमें आ रही है। आ रही है? आ रही है।
कोमल जी एक बार अपना ऑडियो ऑन करके ऑफ कर लीजिए। तो जैसे अब उदाहरण के लिए बताएं अनुरूपम। अब जैसे अभी मैं एक उदाहरण बताता हूँ, मेरे लिए क्या है, मैं अपने लिए लड़की खोज रहा हूँ शादी के लिए। तो मैं क्या करूंगा, अपने रूप के योग्य अनुरूप लड़की देखूंगा। तो अनुरूप के लिए अनुरूप में भी अव्ययी भाव समास हुआ है। तो रूपस्य योग्यम अनुरूपम। तो अनुरूप योग्य लड़की देखने के लिए ऐसा करूंगा। नहीं, उनका नेटवर्क स्लो होगा। बिल्कुल सही है, नेटवर्क स्लो हो सकता है। तो रूपस्य योग्यम अनुरूपम, रूप के योग्य, योग्यता के अर्थ में यहां पर कौन सा है, अनु उपसर्ग है। ठीक है, योग्यता के अर्थ में पहला हो गया ना, पहला यथा शब्द का योग्यता अर्थ में हुआ अनु उपसर्ग। तो अनुरूपम। अब यहां पर भी देखिए अनुरूप अदंत है, इसीलिए इसमें क्या बन गया, अनुरूपम। अदंत नहीं होगा तो फिर अम आदेश नहीं होगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है, कुछ और इसमें करने की जरूरत नहीं। विप्सा, विप्सा बोलते हैं अर्थम अर्थम प्रति, प्रत्यर्थम। हम लोग बार बार प्रयोग करते हैं इसका। तो प्रत्यर्थ, प्रत्यर्थ एक बात कहता है, मतलब इसका एक एक अर्थ यही बात कह रहा है कि मतलब क्या है, जैसे आप मान लो कल एक मंत्र उन्होंने जेके जी का नाम क्या है, हाँ जय वो श्री। वॉइस आ रही है। कोमल जी आवाज नहीं आ रही क्या सच में? हरिओम, हरिओम। आ रही है। आ रही है जी जी सर, आवाज आ रही है। आ रही है। चलिए देखिए, कल जेके जी ने बोला सहना ववतु सहनो भुनक्तु द्विरुच्चारणम विप्सा। बिल्कुल सही है, द्विरुच्चारणम बार बार। तो वही बात बोल रही है कि उसका प्रत्यर्थ जो है वो ये बताता है कि साथ में गुरु और शिष्य को साथ में अध्ययन करना चाहिए। हाँ, ये मतलब गुरु और शिष्य के बारे में बता रहा है, कहीं पे भी भोजन के बारे में नहीं बता रहा। तो प्रत्यर्थ ऐसा, अर्थम अर्थम प्रति, यहां पर क्या आया, प्रति उपसर्ग आया। तो प्रति उपसर्ग में वो बना आपका प्रति धन अर्थम, अर्थ मिला दो, क्या बन गया, प्रत्यर्थ। और ये अकारांत है तो महोदय जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। कोमल जी आप एक काम करो, बाहर जाओ दोबारा आओ। कोई लिख दो कोमल जी के लिए चैट में कि बाहर जाओ दोबारा आओ, क्लास के बाहर जाओ और आ जाओ। ठीक है, पानी पी करके भी आ जाना। अव्ययी भावे चा काले, एक सूत्र बीच में और आया, सहस्य सहस्यात अव्ययी भावे न तो काले। यहां पे ये बोल रहे हैं सहस्य सहस्यात, हरे सादृश्यम। देखिए उदाहरण, ये मतलब अर्थ इसका बताता हूं, सह को, सह को, सह की जगह पर में स आदेश हो अव्ययी भाव समास में, परंतु काल अर्थ में ना हो। हरे सादृश्यम, हरि के समान। तो हरे सादृश्यम, इसका देखिए हरे सादृश्य, इसके अर्थ में सह उपसव्यय आया, सह अव्यय। तो क्या बना, हरि धन गस धन सह, ये आया। अब सह का पूर्व प्रयोग कर दिया तो क्या बन गया, सह हरि, गस का लोप कर दिया, सह हरि बना। अब सह हरि बना तो ये सूत्र क्या बोल रहा है, अव्ययी भावे चा काले, ये हकार का लोप कर देता है। ये बोलता है कि सह के हकार का लोप हो गया, केवल स ही प्रयोग होगा। तो इसका क्या बन गया, स हरि। बस, अदंत नहीं है तो इसलिए इसका क्या करना है हमें, अदंत ना होने पर हम इसका क्या कर सकते हैं, हम स हरि ही रहने देंगे। ठीक है, तो ये चारों अर्थ हो गए योग्य यथा के।
देखिए योग्यता के अर्थ में बना अनुरूपम, विप्सा के अर्थ में बना अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, और एक और अर्थ है पदार्थान अनतिवृत्ति, पदार्थों की अनतिवृत्ति में भी शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति का अतिक्रमण ना करके, अर्थात जितनी शक्ति है उतनी शक्ति भर। अब मैंने कहा एक काम करो, मान लो यहां पर 40 किलो की बोरी रख दी, ठीक है, और 50 किलो की बोरी रख दी, 2 बोरियां रख दी। अब मैंने जेके जी से कहा जाओ बोरी उठाओ, तो अब जेके जी क्या करेंगी, 40 किलो की उठाएंगे या 50 किलो की उठाएंगी? तो जितनी शक्ति है, जितना सामर्थ्य है, उसके अनुसार उठाएंगी। तो वही है, शक्ति का अतिक्रमण ना करके, मतलब अपनी शक्ति से ज्यादा नहीं करके। 40 किलो उठाने का सामर्थ्य है, वो उठाने चले गई 50 किलो, उठा करके थोड़ी दूर भी नहीं जा पाएंगी, पता चले बीच में गिर गए, तो क्या होगा? तो वही है, शक्तिम अनतिक्रम्य, अतिक्रमण ना करके, तो जितनी शक्ति है उतनी शक्ति भर। तो इसमें भी यथा का अव्यय का प्रयोग हुआ, यथा शक्ति, इसका रूप क्या बनेगा, यथा शक्ति। मुझे तो अभी भी नहीं आ रही वॉइस। अच्छा, आप ऐसा मत सोचो शिवेश जी, ऐसा मत सोचो, जेके जी बहुत मजबूत है, वो 40 किलो तो उठा ही लेगी, 50 किलो भले ही ना उठा पाए, लेकिन 40 किलो तो उठा लेगी। आप आजकल लड़के लोग, आजकल की लड़कियों को कमजोर मत समझो, ठीक है। आनुपूर्व्य, ज्येष्ठस्यानुपूर्व्येन इति अनुज्येष्ठ्यम, उठाया भी है, देख रहे हो, उन्होंने उठाया भी है, इसीलिए मैंने 40 किलो बोला है, 50 किलो नहीं, यथाशक्ति। एक काम करो, कोमल जी का है, आवाज नहीं आ रही है उनको, कोमल जी को, ठीक। गुरुजी रिकॉर्डिंग हो रही है, वो बाद में इनको भेज दी जाए तो ये भी ठीक रहेगा। हाँ, फ्लाइट उड़ाइए फिर आएगा, फ्लाइट उड़ा रही, अभी बीच में फ्लाइट उड़ाने की कहां से बात आ गई? फ्लाइट मोड में कह रहा है, फ्लाइट मोड अच्छा, में करने पे फिर नेटवर्क सही से आ जाता है। हाँ फ्लाइट मोड करके, वो ठीक है, ठीक है, चलिए। एरोप्लेन, ठीक है। आनुपूर्व्य, आनुपूर्व्य का मतलब क्या, ज्येष्ठस्य अनुपूर्व्य, ज्येष्ठ के क्रम से, अनुपूर्व्य मतलब एक क्रम से, तो इसमें भी हमारा अनु उपसर्ग आया, तो ज्येष्ठस्य अनु आया, तो क्या बन गया, अनुज्येष्ठम, अनुज्येष्ठम, इसमें भी ठ में अ है, इसीलिए अनुज्येष्ठम बनेगा। योगपद्य, योगपद्य का मतलब होता है युगपद, एक साथ, चक्रेन युगपद, तो क्या बन गया, चक्रेन युगपद मतलब चक्र ता सह, यहां पर भी सह है, सह का हकार का लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सचक्र, मतलब यहाँ पे ह आएगा, लेकिन ह का लोप हो जाएगा, तो सचक्र बनेगा, और सचक्र इसमें अमादेश हो गया, तो सचक्रम। सदृश, सख्या, सख्या सखी, सदृश सखी के समान, इसमें भी सह उपसर्ग आया, तो क्या बन गया, सखी ता सह, फिर इसे सह का पूर्व प्रयोग हो गया, तो सह सखी, ता का लोप हो गया, तो सह में हकार का लोप हो गया, तो क्या बन गया, सखी। सखी में ना एक बात याद रखना, ये इकारांत है, इसीलिए इसमें अम आदेश नहीं होगा, तो सखी ही रूप बनेगा। ऐसे ही संपत्ति, संपत्ति छत्रानाम संपत्ति, संपत्ति के योग में भी सह आया, क्षत्रियों की संपत्ति, तो वो यहां पर भी सह की जगह पर में स आदेश हो गया, तो सक्षत्रम बना, ठीक।
साकल्य, साकल्य मतलब संपूर्णता। त्रिणम अपि अपरित्यज्य, त्रिणम अपि अपरित्यज्य मतलब तृण को भी ना छोड़कर। मतलब कैसा है ना, भीम जैसे कोई इंसान है, उसको खाना खाने के लिए दे दो तो वो एक तिनका तक नहीं छोड़ता है, पूरा प्लेट साफ चट कर जाता है। तो वही है त्रिणम अपि अपरित्यज्य, तो उसको बोलते हैं सत्रिणम अत्ति। सत्रिणम अत्ति, अत्ति बोलते हैं खाने के लिए, भोजन, अधभक्षणे, अधभक्षणे भक्षण करने क्या होता है। तो इसमें आया सत्रिणम अत्ति, तो सत्रिणम ये आपका बना सत्रिन, इसमें अम आदेश हो गया तो क्या बन गया सत्रिणम। फिर उसके बाद में जैसे फिर एक और उदाहरण लिया, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते। अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते मतलब अग्नि ग्रंथ होता है। अग्नि ग्रंथ क्या बोलते हैं उसे, आपको जो ये इसमें अग्नि चयन के मंत्र जो होते हैं ना, उनके एक एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ तक उसने, कौन सा ग्रंथ है ये तो मुझे भी अभी नहीं पता है, परंतु ये अग्नि ग्रंथ तक जो है उसने अध्ययन कर लिया, तो उसे बोलते हैं सा अग्नि। हाँ, इसका सह अग्निना सह, ये इसका अलौकिक विग्रह हुआ। अलौकिक विग्रह क्या हुआ, अग्नि ता सह, हकार का लोप हो गया तो क्या बन गया सा अग्नि। अब यहां पर ऐसे अवग्रह भी लगाना जरूरी है, क्योंकि पता लगेगा कि ये अवग्रह लगाएंगे तभी पता लगेगा यहां पर अग्नि था, तो इसीलिए साग्नि। ठीक है, ये बने ठीक। अब इतना तक हमारा हो गया, ये पहला सूत्र हमारा कंप्लीट हो गया। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विद्यार्था भावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? जी महोदय, ये दिखाई दे रहा है। दिख रहा है। ये मैंने आपको पहले ही भेज दिया है, चिरंतनी बुक का ही है। जिनके पास चिरंतनी बुक है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनके पास नहीं है उनके लिए मैंने भेज दिया। देखिए, आपसे एग्जाम में कैसा पूछा जाएगा, सूत्र मैंने बता दिया। सूत्र अगर पूछा जाएगा तो सूत्र भी मैंने बता दिया। आशीष जी अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। तो भूतपूर्वः, उसका लौकिक विग्रह क्या बनेगा, पूर्वम भूतः। अलौकिक विग्रह क्या है, पूर्व अम भूत सु। और समास कौन सा इसमें, केवल समास है। वागर्थाविव, वागर्थो इव, वागर्थ औ इव द्वंद्व समास है। बाकी ये सारे के सारे सिद्धियां अभी हम लोगों ने देखी, अधिहरि, दुर्यवनम, यथाशक्ति, प्रतिवृक्षम, ये सारी सिद्धियां हम लोगों ने अभी देख ली। अनुविष्णु, स हरि, स अग्नि, स रामायणम, रामायण तक अध्ययन कर लिया। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। इनके यहां पर देख सकते हो आप, ये आपका इनका लौकिक विग्रह है, वृक्षम वृक्षम प्रति, वृक्ष अम प्रति, यथा शक्ति, शक्ति अनतिक्रम में, शक्ति अम यथा, ऐसे करके दिख रहा है। जी। अब एक सूत्र है, एक चीज है, ये मेरे से मैं खुद बताऊं तो मेरी जिंदगी का पहला क्विज कंपटीशन। आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज का नाम किसी ने सुना है? जी महोदय। हाँ, मैं गया था 8वीं क्लास में, तब मैं था, और मैं पहले क्विज में गया, पहला क्विज अभी जिंदगी। वॉइस नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? चलिए कोई नहीं, अभी तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। मैं एक बात बता रहा हूँ, पहली बार मैं क्विज में गया और उस क्विज में पंकज मिश्र सर थे, उन्होंने प्रश्न पूछा मुझसे कि द्वियमुनम में कौन सा समास है। उस समय में 8वीं क्लास में, मैंने ज्यादा समास वगैरह पढ़ा नहीं था, इतना जानता था संख्या पूर्वो द्विगु,
जिसकी संख्या पूर्व मतलब संख्या से शुरुआत होने वाला द्विगु समास। मैंने द्विगु बोल दिया, उन्होंने बोला गलत। मैंने बोला फिर तत्पुरुष, गलत। फिर मैंने बोला बहुव्रीहि, गलत। द्वंद्व, गलत। मतलब उन्होंने बच्चा था, ये कॉलेज लेवल का कंपटीशन था, उसमें हम लोग गए थे, मैं और मेरा एक दोस्त गया था। हम लोग 8वीं क्लास से गए थे। हाँ, उसमें। तो उसमें फिर मेरे से गलती हो गई, मैं बाहर हो गया। तब जाकर के मुझे आज तक ज़िंदगी में याद है। कर्मधारय होगा क्या? अरे नहीं जी, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय भी नहीं है। यही तो बात है। अव्ययी भाव समास कोई सोचता भी नहीं है। उस समय मुझे पता भी नहीं था। हाँ, तो अव्ययी भाव समास है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इनका विग्रह भी देखिए, ये है ना, आप लोग इस पे नजर मारते रहिएगा। विग्रह क्या है और आपका अलौकिक विग्रह भी पूछ लेते हैं कभी-कभी एग्जाम में। आप पुराने पेपर को देखोगे ना, उसमें अलौकिक विग्रह भी पूछा होता है। लौकिक विग्रह क्या है, अलौकिक विग्रह क्या है, ये भी जान लीजिएगा। चलिए, देखिए, एक सूत्र आता है, नदी भिश्च, नदी भी सा संख्या समस्यते। नदियों के साथ संख्या का समास होता है। समाहारे चायम इष्यते। इस सूत्र को लेकर के ना बहुत व्हाट्सएप पे बहुत मजाक बना कि क्या चाय, आप लोगों में से बहुत से लोग चाय पीते होंगे। चाय पीते हो ना? जी। तो व्हाट्सएप पे मतलब पहले एक मैसेज आया था कि बताओ पाणिनि मुनि कितने बड़े वैयाकरणीय थे। नहीं, मैं नहीं। ठीक है, आप नहीं पीते हो तो कोई बात नहीं, सुन तो सकते हो ना। तो वो व्हाट्सएप पे आया था, बताओ संस्कृत कितनी बड़ी भाषा है कि पाणिनि मुनि के टाइम पर भी चाय चलती थी। हाँ, मजाक कर रहा हूं मैं, ये बात वैसा नहीं है। पाणिनि मुनि के टाइम पर भी चाय चलती थी और उन्होंने इसीलिए वार्तिक लिखा। मतलब ये वार्तिक आया, पाणिनि मुनि का नहीं है कि उन्होंने लिखा है, लेकिन परंतु उसमें आया व्याकरण में कि समाहारे चायम इष्यते। जब लोगों का समाहार होता है, जब लोग मिलते हैं, तब क्या करते हैं? चाय की इच्छा होती है, तब सब लोग चाय पीना चाहते हैं। तो इसीलिए देखो, जब कभी भी कोई भी गेस्ट आता है, कोई भी आता है, तो लोग क्या करते हैं? चाय पिलाते हैं, आज के टाइम पे भी। तो ये चीजें पहले के टाइम में ही कहा गया था कि समाहारे चायम इष्यते। जब समाहार होता है तो लोग क्या चाहते हैं? चायम। वैसे इसका अर्थ ये नहीं है, ठीक है, लेकिन बताने के लिए थोड़ा सा याद भी रहेगा आपको कि चाय वाला भी कोई सूत्र था। वैसे भी चाय तो आजकल बहुत प्रसिद्ध है, हमारे चाय वाले प्रधानमंत्री जी बन गए, तो फिर ये चाय वाला सूत्र क्यों नहीं हो सकता है? पंचगंगम प्रसंग द्वितीयम। से याद रहता है गुरुजी। क्या क्या? प्रसंग के रूप में ज्यादा याद रहता है। हाँ, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत जोड़ता रहता हूँ। अभी जैसे मैंने ये बताया आपको कि मेरी जिंदगी में मैंने पहला ही क्विज कंपटीशन और उसमें मैं बाहर हुआ था, मुझे आज तक अफसोस है। तो आपको भी याद रहेगा, नहीं सर बाहर हुए थे इस कंपटीशन, मतलब इस वे, तो याद रहेगा। कुछ कुछ चीजें हमें ऐसे ऐसे प्रसंगों से याद रखना चाहिए, ठीक है। और ये चायम की बात तो रहेगी। तो समाहार में, जब कभी भी समाहार होता है, तो समाहार मतलब मिलता है, तो उसको वहां पर जो होता है हमारा अव्ययी भाव समास होता है नदियों के साथ। जैसे पंचगंगम, 5 गंगाओं का समाहार। यहाँ पे आया पंचानाम गंगानाम समाहारा। इसका लौकिक विग्रह ये होगा, पंचानाम गंगानाम समाहारा। हाँ, और इसको करके न पंचन शब्द जो है ना, पंचन शब्द के नकार का लोप हो जाता है, नालोपा प्रातिपदिकांत से, और बन जाता है क्या? पंच गंग, पंच गंगा, ऐसा बनता है। आ का लोप हो जाता है, ह्रस्व नपुंसको प्रातिपदिकस्य, इस ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिकस्य
इससे अ का लोप हो गया और तब बन गया पंच पंचगंग और पंचगंगा और अदंत है इसीलिए इसको बना दो पंचगंगम। पंचगंगम द्वियमुनम, तो आप लोग ये याद रखोगे द्वयोहो यमुनयोहो समाहारा, ठीक है, ये ऐसा याद रखोगे। यहां भी देख सकते हो पंचगंगम पंचानाम गंगानाम समाहारा द्वियमुनम द्वयोहो यमुनयोहो समाहारा, ठीक है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, टाइम अभी 2 मिनट रह गया है तो 2 मिनट में देख लेते हैं। एक तद्धिताः सूत्र आया है। तद्धिताः सूत्र क्या बोल रहा है, ये आपका अधिकार सूत्र है। एक टच प्रत्यय होता है, कौन सा प्रत्यय, टच। टच, आपने एक गाना सुना होगा ना, ये वाला गाना कौन सा, जरा जरा टच मी, हाँ ये वाला गाना। टच मतलब छूना। तो ये जो टच प्रत्यय है, इस टच प्रत्यय में चौकी इत संज्ञा लोप हो गया, टॉकी इत संज्ञा लोप हो गया, बचता क्या है, केवल अ। टच प्रत्यय में केवल अ बचता है, ठीक है। तो इस अ के बचने के बाद में हमारा देखिए ये बनता है सिद्धि उपसरदम, सरदः समीपम, शरद ऋतु के समीप, उपसरदम। तो शरद कैसा है ना, शरद है हलंत शब्द, हलंत शब्द है, इसमें क्या होता है, उपसरद बन जाता है। ऐसे उप उपसर्ग लगाएंगे, उपसरद, समीप अर्थ में उप उपसर्ग हुआ ना, तो क्या बन गया, उपसरद। दो हलंत है तो एक प्रत्यय आता है टच, टच प्रत्यय में बचता है केवल अ। टच प्रत्यय में अ, टच प्रत्यय में अ बचा और इसमें दो में अ मिल गया तो क्या बन गया, उपसरद। द मिल गया, पूरा हो गया। अब ये अदंत हो गया, अदंत होने पर क्या बन गया, इसमें उपसरदम, ऐसा बन, सरदः समीपम उपसरदम। ऐसे ही बोलते हैं प्रति विपाशम, विपाशायाः अभिमुखम, विपाशा यानी कि व्यास नदी की ओर, विपाशा बोलते हैं व्यास नदी को। तो विपास शब्द है, विपास, ये वाला सौ है। इस सौ में क्या बन गया, प्रति, उपसर्ग आया, प्रति विपाश। अब इसमें फिर टच प्रत्यय लग गया, टच में अ बचता है तो 100 में अ मिला दो, प्रति विपाशम, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। अब ये हमारा आज का ये थोड़ा सा अभी रहने देते हैं, कल हम लोग फिर अब तत्पुरुष समास पढ़ेंगे क्योंकि अब ये हमारा ये लगभग ये कंप्लीट हो गया। अव्ययी भाव समास कंप्लीट, यहाँ पे तत्पुरुष समास कल हम लोग पढ़ेंगे, तत्पुरुष बहुव्रीहि देखेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न हो तो वो ग्रुप में भी पूछ सकता है, मैंने वैसे कर दिया है। और इधर अभी शायद कट जाए।